आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 10 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आखिर क्यों, यह भी बताऊंगा। नंबर 10, के कामराज। तो बात है 1964 की। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका था और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब नेहरू के बाद कौन। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज। पार्टी के भीतर एक ताकतवर गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था और कामराज उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल थे। राजनीतिक गलियारों में कामराज का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित विकल्पों में जरूर चर्चा में था, लेकिन वे खुद प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे। उनकी सादगी और व्यावहारिक सोच के कारण वे संगठन की राजनीति में ज़्यादा सहज थे। उनके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि जब प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी कमज़ोर हिंदी और अंग्रेजी का हवाला देते हुए कहा था, नो हिंदी नो इंग्लिश हाउ। अंततः कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी। 1966 में शास्त्री जी के असमय निधन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री चुनने में कामराज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने मोरारजी देसाई के मुकाबले इंदिरा गांधी का समर्थन किया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कामराज जीवन भर दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते रहे। किंग मेकर कहलाए, लेकिन खुद कभी किंग नहीं बने। नंबर 9, चौधरी देवीलाल। 1 दिसंबर 1989 संसद भवन का सेंट्रल हॉल। राजीव गांधी को हराकर सत्ता में आई जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टियां देश के अगले प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला कर रही थीं। हरियाणा के कद्दावर किसान नेता चौधरी देवीलाल उस समय विपक्षी राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। बीपी सिंह ने स्वयं देवीलाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया और कुछ ही समय के लिए ऐसा लगने लगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री ताऊ ही बनने जा रहे हैं। लेकिन सेंट्रल हॉल में देवीलाल ने खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हटते हुए बीपी सिंह जी का नाम आगे कर दिया। उन्होंने खुद उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया। यह भारतीय राजनीति का एक दुर्लभ क्षण था जब प्रधानमंत्री बनने के अवसर को एक बड़े नेता ने अपनी इच्छा से छोड़ दिया। इसलिए देवीलाल को उन नेताओं में गिना जाता है जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं यह अवसर बीपी सिंह के लिए छोड़ दिया। नंबर 8, अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल और केंद्र में ताकतवर मंत्री रहे अर्जुन सिंह को कांग्रेस की राजनीति का बेहद माहिर खिलाड़ी माना जाता था। 1980 और 90 के दशक में कांग्रेस संगठन और सत्ता के गलियारों में उनकी मजबूत पकड़ थी। 1991 में जब तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में थे और अर्जुन सिंह जी संभावित दावेदारों में शामिल थे, लेकिन अंततः पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद 2004 में जब यूपीए सरकार बनने जा रही थी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तब प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और अर्जुन सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सोनिया गांधी ने अंततः डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। राजनीति के बड़े से बड़े दिग्गजों को सह और मात देने वाले अर्जुन सिंह खुद कांग्रेस के बदलते राजनीतिक समीकरणों में प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सके। नंबर 7, मुलायम सिंह यादव। साल 1996 के आम चुनाव के नतीजे आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की 13 दिनों की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर चुकी थी और देश में संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनने की तैयारी चल रही थी। क्षेत्रीय दलों और वामपंथी पार्टियों के इस गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव का नाम प्रमुख दावेदारों में था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव था और उन्हें कई सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन संयुक्त मोर्चे के भीतर उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बिहार के प्रभावशाली नेताओं लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके नाम का विरोध किया। अंततः मुलायम सिंह यादव की जगह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने पर सहमति बनी।
इस तरह मुलायम से प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंचकर भी देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। 1996 की यह घटना भारतीय गठबंधन राजनीति में अंदरूनी समीकरणों की ताकत का एक बड़ा उदाहरण बन गई। नंबर 6, शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार सिर्फ 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि पवार में देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक नेटवर्क सभी मौजूद हैं। शरद पवार के जीवन में प्रधानमंत्री पद से जुड़े 2 बड़े राजनीतिक मौके चर्चा में आए। पहला मौका 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद आया। पवार ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक दावेदारी के लिए जोरदार प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीवी नरसिम्हा राव का समर्थन किया और पवार को रक्षा मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। दूसरा बड़ा मोड़ 1999 में आया, जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व का विरोध किया। उन्होंने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। इस फैसले के बाद वे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से अलग हो गए। 2004 में यूपीए सरकार बनी तो शरद पवार गठबंधन सरकार में मंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद उनसे दूर ही रहा। नंबर 5, लाल कृष्ण आडवाणी। 1980 के दशक में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी, उसे राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख ताकत बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। 1990 की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति का रुख बदल दिया और आडवाणी जी बीजेपी के सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरे बन गए। 1995 में मुंबई के महाधिवेशन में आडवाणी ने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया। उनका मानना था कि गठबंधन की राजनीति में अटल जी की स्वीकार्यता ज़्यादा व्यापक थी। बाद में अटल सरकार में आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। इससे पहले 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पर उनकी टिप्पणी ने भी विवाद पैदा किया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभार ने बीजेपी की राजनीति में नेतृत्व का समीकरण बदल दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आडवाणी प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। नंबर 4, ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल पर लगातार 23 सालों तक शासन करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के कद्दावर नेता ज्योति बसु भारतीय राजनीति की एक बड़ी शख्सियत थे। मई 1996 में जब केंद्र में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के संयुक्त मोर्चा को सरकार बनाने का मौका मिला, तो गठबंधन के कई घटक दलों ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया। कांग्रेस ने भी भीतर से इस सरकार को समर्थन देने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्योति बसु को अपनी पार्टी की अनुमति जरूरी थी। 13 और 14 मई 1996 को सीपीएम की केंद्रीय समिति में इस मुद्दे पर गहन बहस हुई। पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा मानता था कि केंद्र की सत्ता में शामिल होना पार्टी की वैचारिक नीति से समझौता होगा। वोटिंग में प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला और पार्टी ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। वर्षों तक ज्योति बसु ने स्वयं पार्टी के इस फैसले को ऐतिहासिक भूल यानी हिस्टोरिक ब्लंडर बताया। यही वजह है कि ज्योति बसु का नाम भारत के उन नेताओं में लिया जाता है जो प्रधानमंत्री बनने का वास्तविक अवसर मिलने के बावजूद पार्टी के फैसले के कारण उस पद तक कभी नहीं पहुंच सके। अब नंबर 3 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा के नाम से मशहूर प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी का बड़ा संकट मोचक और चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया माना जाता था। वे इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। प्रणब मुखर्जी के सामने प्रधानमंत्री पद से जुड़े कई बड़े राजनीतिक मोड़ आए। पहला बड़ा मौका 31 अक्टूबर 1984 को आया, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस समय प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी एक ही राजनीतिक दौरे पर थे और सत्ता के अगले नेतृत्व को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई।
प्रणब मुखर्जी की वरिष्ठता और अनुभव के कारण उनका नाम चर्चा में आया, लेकिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद प्रणब दा और राजीव गांधी के संबंधों में दूरी बढ़ी और वे कुछ समय के लिए कांग्रेस से अलग भी रहे। 1991 में कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर भी पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरा और सबसे बड़ा मौका 2004 में आया, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार किया। तब प्रणब मुखर्जी का नाम संभावित विकल्पों में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने अंततः डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए चुना। प्रणब दा बाद में भारत के राष्ट्रपति जरूर बने, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी हमेशा उनसे एक कदम दूर रही। नंबर 2, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में से थे जिनके पास प्रधानमंत्री बनने का वास्तविक राजनीतिक अवसर कई बार आया। वे लंबे समय तक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके थे। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी CFD बनाई। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए। जयप्रकाश नारायण ने चुनाव से पहले भी इन नेताओं को संभावित प्रधानमंत्री विकल्पों के रूप में बताया था। चुनाव के बाद जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर विचार विमर्श हुआ और अंततः मोरारजी देसाई के पक्ष में सहमति बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जबकि जगजीवन राम रक्षा मंत्री बने और बाद में उप प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन जगजीवन राम की प्रधानमंत्री बनने की संभावना यहीं खत्म नहीं हुई। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार गंभीर संकट में फंसी और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब जगजीवन राम ने भी सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं बने और अंततः चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 1980 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने जगजीवन राम को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन पार्टी को भारी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पहुंचकर भी देश की सर्वोच्च कार्यकारी कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। नंबर 1 पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर यानी व्हाट इफ सवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। बात अप्रैल 1946 की है। ब्रिटिश शासन के अंत और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वही व्यक्ति आगे बनने वाली अंतरिम सरकार में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने वाला था। कांग्रेस की 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज यानी PCC से अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम मांगे गए। 29 अप्रैल 1946 तक प्राप्त नामांकनों में 12 PCCs ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में किसी PCC का नामांकन नहीं आया था। इसके बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और महात्मा गांधी की राजनीतिक समर्थन के चलते जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया। पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। इसके बाद अंतरिम सरकार में नेहरू उपाध्यक्ष और वास्तविक रूप से सरकार के प्रमुख बने। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के चयन से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि PCC ने सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान किया था या पटेल का प्रधानमंत्री बनना 100% कानूनी रूप से तय था। सरदार पटेल ने बाद में देश के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और सैकड़ों रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया में निर्णायक योगदान दिया। आज भी यह सवाल उठता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत की विदेश नीति, कश्मीर या चीन के साथ संबंधों का इतिहास कितना अलग होता। लेकिन यह एक ऐतिहासिक अनुमान है, प्रमाणित तथ्य नहीं। यही वजह है कि सरदार पटेल का नाम भारत के सबसे बड़े व्हाट इफ राजनीतिक सवालों में लिया जाता है।